आप सबको नमस्कार। बड़ा चिंतनीय विषय है कि नित्य प्रतिदिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। आप सब प्रैक्टिशनर हैं, बड़ी सावधानी से अपने चिकित्सा कार्य को अंजाम दीजिएगा। प्रत्येक शहर में इनकी बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो निर्धारित गवर्नमेंट के द्वारा मापदंड हैं उनका सब लोग पालन करें। ईश्वर करे किसी को भी कोरोना न हो। आज जैसा कि आपको पता ही है, आज हम खालिद और पालिद के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर काजल शर्मा जी ने OCD के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। OCD का तात्पर्य है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यह मानसिक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें ऐसे रोगी जो OSD से ग्रसित हैं, उनमें जो थॉट्स होते हैं और बिहेवियर उनका पेशेंट का होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है। इसी को ऑब्सेशन भी कहते हैं। अनकंट्रोलेबल रीऑकरिंग थॉट्स और अनकंट्रोलेबल रीऑकरिंग बिहेवियर को कंपल्सन कहते हैं। ऐसा रोगी बार बार चीज़ों को चेक करता है, शंका से वो ग्रसित रहता है, बार बार मलमूत्र त्याग करने के लिए जाता है, एंग्जाइटी उसमें बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है और ऐसा रोगी सुसाइडल टेंडेंसी का भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है इसमें मेंटल कंडीशन रोगी की ठीक नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले जैसे अपस्मार के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में चरक ने कहा है, तैरावृतानाम हृसोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण यादव भिषक कुरियार कर्म भी भवनाद भी। तीक्ष्ण कर्म करना चाहिए। रोगी यदि बलवान है, दोष बहुदोष की अवस्था है, तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी को आप वमन और विरेचन कराएं। वमन विरेचन कराने के बाद जो इसकी मुख्य चिकित्सा है वह है शिराह तर्पण और नस्यकर्म। शिराह तर्पण में जैसे मैंने कई बार बताया 4 विधियां हैं। अभ्यंग से पिचुवाह विस्तृत से चतुर्विधम। आप ऐसे रोगी में पिचु धारण या शिरोधारा 11-11 दिन के 2-3 कोर्स पेशेंट में करें। इसके बाद नस्यकर्म। नस्यकर्म इसमें आउपीड़न नस्य और स्नेह नस्य, जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन शोधन नस्य। शोधन नस्य के लिए अपामार्ग और पिप्पली, अपामार्ग और पिप्पली दोनों को बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें। एक दिन पहले 2 चम्मच पानी में भिगो के रख दें कल्क के रूप में, और जिस दिन नस्य देना है उस दिन प्रातः मसल करे उसको छान लें। यह उपीड़न नस्य हुआ। इसकी मात्रा है 6 से 8 बूंद। तो 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल का या इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य पेशेंट को दें। ऐसे कम से कम 21 दिन तक ये प्रयोग करें। इसके अलावा मस्तिष्क, ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मस्तिष्क का प्रयोग भी बहुत श्रेष्ठ है। इसमें अमल की आधा किलो ले लीजिए, तक्र में इसको पका लीजिए, फिर इसका कल्क बना करके शिरा प्रदेश में लेपन करना है। बाल छोटे करा लें या बिल्कुल मुंडन करा लें और फिर लगाएं।
1 अंगुल मोटा लेप लगाना है। धारण काल है इसका 1 घंटे। ये सब चिकित्सा करने से पेशेंट में एंग्जाइटी और जो मेंटल हेल्थ है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर वस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। वस्ती के लिए शोधन वस्ती, एरण्य मूल आदि वस्ती, अनुवासन के रूप में सहजर तैल या दशमूल तैल का प्रयोग 30 ml की मात्रा में आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेद रसायन ड्रग्स, मेद रसायन जो चरक की योग मैंने कई बार आपको चर्चा में बताया है, मंडूक पर्णी, शंखपुष्पी, गिलो या मुलहठी, इनका काढ़ा पेशेंट को दिन में 2 बार सेवन कराएं लगातार। ब्राह्मी अवलेह 5 ग्राम दिन में 2 बार। आमल की रसायन, ब्राह्मी बटी, इन सब का प्रयोग रोगी में कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। औषधि में स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा है। ये सुबह शाम ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। डॉक्टर विजय सैनी, इन्होंने पोस्ट नेजल ड्रिप और स्नीजिंग की चिकित्सा जाननी चाहिए। ये लक्षण अधिकतर एलर्जिक होते हैं, किसी न किसी कारण से एलर्जी होती है और जिसकी वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप, नासा स्राव और छींक आना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा व्यक्ति व्याधि क्षमत्व भी उस व्यक्ति में कम होता है, ऐसा समझा जाना चाहिए, क्योंकि एलर्जी का डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमें व्याधि क्षमत्व बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट करना है। चूँकि एक कफज व्याधि है, निश्चित रूप से इसमें प्रतिस्याय चकासे च हिक्का श्वास लाघवे कर्णमन्या सरहसूले स्वरभेदे ग्रहे, ऐसे पेशेंट में वमन कराएं। संभव हो तो विरेचन भी कराएं और उसके बाद व्याधि क्षमत्व वाली चीज़ें इसमें पेशेंट में दें, जैसे सिद्ध मकरध्वज, स्वर्ण बसंत मालती रस, महालक्ष्मी विलास रस, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत माली 60 मिलीग्राम और महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम। यह एक मात्रा है। ऐसे ही दिन में 2 या 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ देवें। इसके अलावा हरिद्राखंड 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को, और एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट, ये चरक की आती है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। शक्तिवर्धक ट्रीटमेंट इसमें देना बहुत आवश्यक है। इसके बाद 21 दिन का नस्य कर्म कराइए, नस्य कर्म कोर्स। इसमें स्नेह नस्य के रूप में षडबिंदु तैल 4-4 बूंद दोनों नासा में, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। अवपीड़न नस्य में इसमें सबसे बढ़िया चक्रदत्त का योग है, जो मैं बताता रहता हूँ आपको। शिग्रु, वचा और विडंग, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लीजिए और जिस दिन नस्य करना है उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच लेके भिगो के रख दीजिए पानी में। प्रातःकाल मसलिए, छानिए और इसकी 6 से 8 बूंद की मात्रा होती है। ऐसा 21 दिन तक ये नस्य कर्म कराएं, इससे बहुत ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रथम 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से या षडबिंदु तैल से, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य शिग्रु, वचा, विडंग का कराएं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। रीना शर्मा कौशिक जी ने सर्वाइकल PIVD और लंबोसेक्रल PIVD, PIVD का मतलब होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वास्तव में कभी कभी एक साथ पेशेंट को दोनों प्रकार के तकलीफ हो सकते हैं। सर्वाइकल PIVD हो सकता है, लंबोसेक्रल PIVD हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकता है। इसमें निश्चित रूप से वर्टिब्रा हल्की फुल्की प्रोलैप्स होती है
तो वाह्य अभ्यंग और स्वेदन करके धीरे धीरे अपने स्थान में लाने का प्रयास करें। इसके अलावा ग्रीवावस्थी लॉन्गिट्यूडनल उड़द दाल के आटे का टैंक बनाया जाता है 2 अंगुल ऊंचा, और इसमें सुखोष्ण तैल, दशमूल तैल या अश्वगंधा बला तैल या महामास तैल 1 अंगुल तक इस टैंक में भरा जाता है। उसी प्रकार कटिबस्ती लंबोसेक्रल रीजन में कटिबस्ती लगाएं। इसमें भी 2 अंगुल का एक घेरा टैंक जो बनाते हैं उड़द दाल के आटे का, और मेडिकेटेड ऑयल जैसे महामास तैल, दशमूल तैल, सहचर तैल, इतना उसे भरते हैं कम से कम 1 अंगुल ऊंचा, और उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के पुनः पुनः गर्म करते रहते हैं। संभव हो तो एक साथ दोनों को लगा लें। अगर दोनों लंबोसेक्रल की बीमारी भी है और सर्वाइकल की भी है तो दोनों एक साथ इनका आप कटिबस्ती लगा सकते हैं। और कटिबस्ती फॉलोड बाई पत्रपिंडस्वे, क्योंकि कटिबस्ती के द्वारा स्नेह का अवचूषण होता है तो जॉइंट्स ढीले होते हैं थोड़ा से, और जो ऑस्टियोफाइट्स बढ़े हुए होते हैं उनको पत्रपिंड श्वेत अलग करता है। तो पत्रपिंड श्वेत चूँकि ये ऑस्टियो प्रकार का है, ये इसमें कोई स्वेलिंग या आम बात का अनुबंध नहीं है, इसलिए इसमें एरंड, निर्गुंडी और शिग्रू पत्र इनका विधिवत पोटली बनाएं। इनको अच्छा बारीक काट करके और दशमूल तैल में छोंक देवे, उसमें नींबू के बारीक टुकड़े, अजवाइन, लहसुन, मेथी आदि डाल करके और थोड़ा से भूरा, इसका नारियल का भूरा डाल के अच्छी तरह उसको पकाएं, जैसे हम खाने के लिए पालक या मेथी बनाते हैं वैसा। फिर उसकी 2 पोटली बना लें और इससे सिकाई की जाती है। यह है पत्रपिंड श्वेत। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। साथ ही साथ इसमें एरंड मूलादि बस्ती और सहचर तेल की बस्ती। एरंड मूलादि ये शोधन बस्ती है। सैक्रल प्लेक्सस में जब दबाव बढ़ता है कॉन्स्टिपेशन के कारण तो भी तकलीफ हो सकती है। एरंड मूलादि बस्ती और सहचर ऐसी 16 दिन का कोर्स कालबस्ती के रूप में आप दे दें। पहले अनुवासन दें, फिर आस्थापन, अनुवासन क्रमशः, लास्ट में अनुवासन 3। इसके अलावा दवाइयों में आम वातारी रस, एकांग वीर्य रस, बृहदवात चिंतामणि। आम वातारी रस 250, बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम और एकांग वीर 125 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा दें शहद के साथ। टैबलेट्स में सिंहनाथ गुग्गुलू और महायोगराज गुग्गुलू। आवश्यकता पड़ने पर विरेचन भी कराएं। विरेचन से भी मृदु शोधन, वातव व्याधियों में मृदु शोधन करने का उल्लेख है। तो इसमें एरंड तैल से आप मृदु शोधन कर सकते हैं। एरंड तैल लगभग 30 ml ले लें और 50 ml गोदुग्ध प्रातःकाल खाली पेट दें तो इससे बढ़िया विरेचन हो जाएगा। इसमें आभ्यंतर स्नेहपान देने की भी आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को निरंतर रेखा वर्मा जी, अतिथि त्रिपाठी, भानुप्रिया बहुत ही लर्नेड पर्सनालिटी हैं, झांसी में आजकल सर्विस करती हैं। आनंद सराफ मेरे अच्छे मित्र हैं, उज्जैन के हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। काजल शर्मा, जैसा कि उन्होंने पूछा था OCD के बारे में, मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा डॉक्टर वेद पारिक, राज अग्रवाल, अरुण बाघेला और बहुत वरिष्ठ चिकित्सक, सम्माननीय चिकित्सक हैं महेंद्र चौधरी जी, बॉम्बे में रहते हैं। संध्या पांडे पंचकर्म का हॉस्पिटल चलाती हैं, बहुत बढ़िया। सायराम पुटूर, वर्षा शर्मा, अर्चना वर्मा, रेखा वर्मा और मेरे अत्यंत प्रिय मित्र डॉक्टर SN पांडे जी, ये सब इस कार्यक्रम को
देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें तो निरंतरता इस व्याख्यान की चलती रहेगी। अब आइए इंद्रलुप्त, खालित्य और पालित्य इनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही बड़ी समस्या है आज के ज़माने में, और आजकल इतना टेंशन, इतना भागा भागी है, इतना पारिवारिक टेंशन, आर्थिक टेंशन, आजकल कोरोना का चिंतन। जो सक्षम लोग हैं वो तो आराम से जीवन बिता रहे हैं, जो नित्य प्रति कमाते हैं उनकी बड़ी तकलीफ़ है। तो ऐसे चिंताग्रस्त रोगियों को खालित्य, पालित्य और इंद्रलुप्त जैसी बीमारियां हो जाती हैं। आइए कुछ प्रयास करते हैं कि इनको हम कैसे ट्रीट करें। मैं यहाँ डॉक्टर राजेश सक्सेना की तारीफ़ करना चाहूँगा। नैनीताल के आसपास कहीं प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने एक यूट्यूब बनाया है जो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, कुछ चिकित्सा बताते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण किया है। मैं चाहूँगा जो खालित्य पालित्य से संबंधित जो मैं योग बता रहा हूँ उनको भी आप तैयार करें और पेशेंट की सेवा में उसको प्रस्तुत करें, और साथ ही सारे अपने जो चिकित्सक भाई हैं उनको भी उससे परिचित कराएं। इंद्रलुप्त को ही एक्चुअली खालित्य कहते हैं। वाग्भट्ट के अनुसार बालों के अचानक गिरने को इंद्रलुप्त कहते हैं। इंद्रलुप्त में विशेषता ये है कि पुनः उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। बाल गिरने के पश्चात पुनः नहीं उगते हैं। आचार्य कार्तिक ने दाढ़ी मूंछ के बालों को गिरने को इंद्रलुप्त कहा है और सिर के बालों को गिरने को खालित्य कहा है। और अगर पूरे शरीर से बाल गिर जाएं तो उसको रुज्या कहते हैं। ये जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनके निदान और संप्राप्ति, विभिन्न प्रकार के दोष प्रकोपक निदान, विरुद्ध आहार का सेवन, आजकल फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन, इनके करने से वात दोष के साथ पित्त दोष मिलकर बालों को गिरा देते हैं, एवं रक्त के साथ मिलाकर कफ दोष रोम छिद्रों को बंद कर जिससे बाल उत्पन्न ही नहीं होते हैं। इसे ही इंद्रलुप्त कहा जाता है। कारणों में जो अहित आहार विहार, विरुद्ध आहार विहार का सेवन करता है, विस्मासन करता है, अजीर्ण अवस्था में भी भोजन करता है, समय पर भोजन नहीं करता, जिसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब है, उन लोगों को ये व्याधि ज़्यादा होती है। एलोपेशिया मीन्स लॉस ऑफ हेयर इन एरियाज where ordinary hair would be found. Generally it means loss of terminal hair on the scalp. रीजनिंग बताई गई हैं। यदि हम आधुनिक शास्त्र को देखें तो इट में बी ड्यू टू हेरिडिटरी, इमोशनल एंड स्ट्रेस, एंडोक्राइन अपसेट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनके कारण खालित्य पालित्य, खासतौर से खालित्य की उत्पत्ति होती है। इनके टाइप्स का विचार करें तो आधुनिक चिकित्सा के आधार पर एलोपेशिया ओरेटा, इसका मतलब होता है इट इज़ अ पैचिंग लॉस ऑफ हेयर ऑन स्कैल्प। पैच के रूप में ये उत्पन्न होता है, छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। एलोपेशिया टोटलिस, इट इज़ लॉस ऑफ ऑल द हेयर ऑन द स्कैल्प। सिरा प्रदेश के संपूर्ण हेयर का लॉस हो जाए तब इसको एलोपेशिया टोटलिस कहा जाता है। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, इट इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी हेयर। जब पूरे शरीर के बालों का नाश हो जाए, झड़ जाए, तब उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। अब आइए चिकित्सा पर ध्यान दें। खालित्य की बात चल रही है। इंद्रलुप्त या खालित्य दोनों एक जैसे ही हैं।
ट्रीटमेंट भी एक समान है। सबसे पहले इसमें संशोधन कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्गावरोध हो जाता है जिससे बालों का पोषण नहीं हो पाता। तो वमन विरेचन कराने से माइक्रो सेलुलर लेवल पर शुद्धि हो जाती है। इससे औषधि भी जो हम देंगे वो लाभ करती है। तो पहले वमन और विरेचन करा दें। रक्त मोक्षण इसमें बहुत लाभ करता है। एलोपेशिया के स्थान में रक्त मोक्षण कराएं। अच्छा होगा कि आप जलौ का उच्चारण से कराएं। जलौ का उच्चारण से रक्त मोक्षण कराएं। आप 2 जलौ का एक साथ लगा सकते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन जलौ का कम से कम 5 सिटिंग आप जरूर करिए। इससे वहाँ नए बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मात्रावस्ती का प्रयोग, मात्रावस्ती अश्वगंधा बला तैल से 30 ml प्रतिदिन भोजन के बाद 21 वस्तियों का कोर्स करें। और इसमें नस्यकर्म बहुत ही उपयोगी है। नस्यकर्म के लिए ब्राह्मी तैल, ब्राह्मी घृत का प्रयोग आप करें। इंद्रिय वर्धक का भी आप इसमें कर सकते हैं। शोधन नहीं देना है, ब्राह्मण नस्य ही सेवन कराना है और इसकी कोई सीमा नहीं है। आप 20 दिन, 21 दिन, 1 माह तक दे सकते हैं, क्योंकि कम मात्रा में स्नेह दिया जाता है। 4 बूंद की मात्रा या 2 बूंद की मात्रा तो कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि लाभ ही लाभ करता है। तो इस प्रकार से नस्यकर्म कराएं। और इसमें बहुत आवश्यक पड़े तो सिद्धवस्ती का भी प्रयोग करें। यवकोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सष्टावा सिद्धवस्ती इति स्मृता। ये सिद्धवस्ती आप मेरी किताब में देख सकते हैं। बनाने का तरीका उसमें बताया गया है। कुछ मैं अपने अनुभूति योग बता रहा हूँ। धतूर पत्र सुरस का जहाँ पर इंद्रलुप्त हुआ है, बाल झड़ रहे हो, वहाँ पर लगाएं दिन में 2 बार। या गुंजा मूल या फल, गुंजा जिसको रत्ती भी बोलते हैं, उपविष की श्रेणी में आता है। तो गुंजा मूल या जो गुंजा फल है उसको बारीक पीस करके पानी से और इसका लेप इंद्रलुप्त में लगाएं। इसके अलावा एक और सरल योग है करवीर पुष्प या सुरस। करवीर पुष्प या सुरस, इनका रस निकाल करके और इफेक्टेड पार्ट में लगाएं। एक और लेप है, छोटी कटेरी का सुरस ले लें, पंचांग का, और मधु मिला करके लेप लगाएं। इसके अलावा एक और योग है काशीश, मदन फल, तुत्थ और मरीच। काशीश, मदन फल, तुत्थ और मरीच बराबर मात्रा में, एक मात्रा 5-5 ग्राम ले करके और इसका पानी में अच्छी तरह पीस करके लेप तैयार करें और इसको लगाएं। अब ये मैंने कई योग बताए हैं, एक साथ नहीं लगाना है। 1-1 हफ्ते का प्रयोग आप करें तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिर में अभ्यंगार्थ तेल का उपयोग जो करना है उसमें एरमरादी तैल या इंद्रलुप्त नाशक तैल, इसमें तिल तैल और नरसार होता है। तिल तैल और नरसार से बनाया जाता है। ये बड़ा ही उपयोगी है। इसके अलावा ये कुछ ना मिले तो भृंगराज तेल को ही लगाएं, भृंगराज। साथ में ब्रह्मणार्थ, सिर को पोषण करने के लिए आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, भृंगराज चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, या दोनों को मिला के लें। 5 ग्राम अमल की रसायन, भृंगराज 5 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ या च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। रस औषधियों में सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम, इसको त्रिफला घृत से सेवन कराएं। त्रिफला घृत 10 ग्राम त्रिफला घृत इसमें मिला करके सप्तामृत लौह, प्रवाल पिष्टि मिला के दिन में 2 बार सेवन कराएं। ये कुछ मैंने अनुभव आपको खालित्य के संदर्भ में बताए। अब आइए पालित्य पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पालित्य यानी बाल सफ़ेद हो जाना, ये भी समस्या है।
लोगों के 30-35 साल के अंदर ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कई बार तो बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो क्रोध, चिंता एवं श्रम अत्यधिक करते हैं, उसके कारण उष्णता पैदा होती है और यह उष्णता पित्त दोष से मिलकर शिरा प्रदेश में स्थिर होकर बालों को पका देती है। इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और इसी को पालित्य कहते हैं। चिकित्सा में इसमें भी संशोधन कराना है। वमन, विरेचन, नस्य जैसा मैंने बताया आपको, ब्रह्मण नस्य देना है। ब्राह्मी तैल का, ब्राह्मी तैल, इंद्रिय वर्धक तैल, अणु तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार लगातार इसका सेवन कराएं। शिरा तर्पण भी करें। शिरा तर्पण के लिए जो आयल है वो भृंगराज या निम्ब तैल का प्रयोग करें। भृंगराज जो है शिरा तर्पण के लिए श्रेष्ठ रहेगा। शिरा तर्पण में अभ्यंग है, पिचुधारण है, शिरोधारा है, शिरोवस्ती है, जो आपके पास उपलब्ध साधन है उसका प्रयोग करें। नस्य, जैसा मैंने बताया, ब्रह्मण स्वरूप के नस्य देना चाहिए। खासतौर से निम्ब तैल का भी नस्य बहुत उपयोगी है। 7 दिन निम्ब तैल दें, 7 दिन इंद्रिय वर्धक, 7 दिन अणु तैल का नस्य पेशेंट को दें। सिर में लगाने के लिए भृंगराज तैल, महाभृंगराजी तैल और महानील तैल, ये भी बड़ा उपयोगी तैल है अभ्यंग करने के लिए। अब आइए कुछ प्रलेपों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक प्रलेप जो मेरे को किसी संत ने बताया था, इसका प्रयोग आप जरूर करें और उसके लाभ यदि मिलते हैं तो आप सबको भी अवगत कराएं। इसमें लौह भस्म, भृंगराज, त्रिफला, काली मिट्टी को 1 माह तक गन्ने के रस में रखकर और फिर बाद में इस पेस्ट को शिरा प्रदेश में लेप करें। इससे पलित जो रोग है, जो सफ़ेद होने की शिकायत है, वो तुरंत दूर हो जाती है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, लौह भस्म, भृंगराज, त्रिफला और काली मिट्टी, इनको बराबर मात्रा में लेकर 1 माह तक गन्ने के रस में रखना है। उसके बाद इस लेप को शिरा प्रदेश में लगाइए। ऐसा प्रमाण है कि आप 20 दिन के सेवन से पालित रोग से मुक्त हो जाएंगे। एक और योग बता रहा हूँ, चरक का है ये भी बड़ा उपयोगी है, ये मैंने किया है। तिल, आंवला, कमल केसर, मधुयष्टि। तिल, आंवला, कमल केसर और मधुयष्टि बराबर मात्रा में ले लें इनको और मधु के साथ लेप तैयार करें। मधु मिला के लेप तैयार करें और इसका लेप जो है शिरा प्रदेश में लगाएं। बाल छोटे कर लें या मुंडन कर लें तो और अच्छा, पर बाल छोटे करने पर भी इसका प्रयोग करा जा सकता है। दूसरा एक योग है त्रिफला, नीलपत्र, भृंगराज और लौह भस्म। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, त्रिफला, नीलपत्र, भृंगराज, लौह भस्म बराबर मात्रा में लेकर के भेड़ के मूत्र में पीस के, अगर भेड़ का मूत्र ना मिले तो बकरी का या गोमूत्र के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह पीस लें और इसका लेप लगाएं। एक चूर्ण है जो निरंतर आप प्रयोग करें। संशमनार्थ, गुड़ुचि, आमलकी और भृंगराज। गुड़ुचि, आमलकी और भृंगराज बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण तैयार कर लें कपड़छन, और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन करें। सप्तामृत लौह, प्रवाल पिष्टि और योगेंद्र रस। सप्तामृत लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। इनको त्रिफला घृत के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। त्रिफला घृत के साथ। त्रिफला भी एक प्रकार से बालों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है।
दूसरा ये भी ध्यान रखें कि पेट हमेशा साफ रहे, पेट क्लियर होना चाहिए, मोशन क्लियर होना चाहिए। नहीं तो नित्य प्रतिदिन आप रात्रि में एरंड भ्रष्ट हरित की सबसे बढ़िया है, आधा चम्मच दें, और ये कभी नुकसान नहीं करती, एडिक्शन भी पैदा नहीं करती। कदाचित कुप्ते माता नोदरस्ता हरित की, तो हरड़ आप घृत में भूंज लें, उसका चूर्ण बना लें, आधा चम्मच रात को सेवन करें, इससे पेट साफ रहेगा। और समानतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, चिंता, शोक, भय, क्रोध, अन्य चिंताओं से ग्रस्त रहता है व्यक्ति, कहना आसान है कि इसको छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप प्रयास करें कि वो शांति बनाए रहे मन में। अच्छा होगा कि मेडिटेशन, प्राणायाम आदि का भी प्रयोग करें, ताकि कुछ मन एकाग्र हो और उससे रोगी को लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए। आप लोगों से निवेदन है कि इन प्रयोगों को करें और स्थायी रूप से आप दवाओं का निर्माण भी कर सकते हैं, और ये सबके लिए लाभकारी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। कल फिर 4 बजे इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। जय आयुर्वेद।